सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि लेखक ने अपने एक मित्र को संबोधित करते हुए ये संस्मरण लिखा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि संस्मरण क्या होता है। संस्मरण होता है अपने जीवन की यादों को लिखना, और जिसके बारे में हम लिखें उसके साथ हमारा संबंध रहा हो, उससे हम कभी ना कभी उसके जीवन से जुड़े हुए हों और उससे मिले हुए हों। उसके बारे में जो लिखा जाता है उसको ही हम संस्मरण कहते हैं। संस्मरण हमेशा अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है। इसमें कल्पनाओं का बिल्कुल भी काम नहीं होता। तो ये संस्मरण हम पढ़ेंगे तब हमें पता भी चल जाएगा कि संस्मरण क्या होता है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा सर्वेश्वर जी के बारे में जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक ज़िला में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा जो हुई थी वो इलाहाबाद में हुई थी। वहाँ से उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उसके बाद वे अध्यापन के रूप में कार्य करने लग गए थे। अध्यापन का कार्य करने लग गए थे और अध्यापक के कार्य के बाद उन्होंने आकाशवाणी में भी सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। दिनमान में उप संपादक और प्राग के संपादक रहे हैं। सन 1983 में 24 सितंबर 1983 को आकस्मिक उनका निधन हो गया। सर्वेश्वर जी बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और एक अच्छे साहित्यकार, वे कवि भी, कहानीकार भी, उपन्यासकार भी, निबंधकार भी और नाटककार भी, अर्थात अनेक विधाओं के ज्ञाता थे। उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हैं काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उनका उपन्यास है, लड़ाई कहानी संग्रह है, बकरी उनका नाटक है, भों भों खो खो, बतूत का जूता, लाख की नाक उनके बाल साहित्य हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सर्वेश्वर जी की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में मानी जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस उनके अंदर दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता पाई जाती है। और ये जो संस्मरण है ये स्मृतियों पर आधारित है। स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बना देती है। फादर कामिल बुल्के जो हैं वो बेल्जियम में, मूल रूप से बेल्जियम के थे, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या आया और उन्होंने सन्यासी बनने की सोची और वहाँ पर एक अपनी शर्त रखी कि मैं तो अगर पादरी बनकर जाऊँगा तो भारत में जाऊँगा। तो उसने जहाँ से भी वो उनके जो धर्म गुरु थे उनसे ये सबसे पहले ही अपनी शर्त रखकर ये बात मनवा ली थी कि मुझे भारत में जाना है। तो हम देखते हैं कि इस संस्मरण में क्या है। इसमें लेखक बताते हैं कि लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है और इस विदेशी साधु की को याद किया जाता रहेगा। तो देखते हैं ऐसा इसके अंदर क्या है। फादर को जहरबाद से पाठ की शुरुआत होती है। तो देखो लिख रहे हैं लेखक कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि उनका तो जो जीवन है वो पूरा का पूरा मिठास से भरा हुआ था। उनसे जब यह सवाल करते हैं कि किस ईश्वर से पूछें, प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह से इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दें कि उनको जो दुख मिला, जिस जहरबाद से वो मरे, वो उसे नहीं मरना चाहिए था उससे। तो उनके बारे में बताते हैं कि वो तो एक बहुत ही
मिठास भरा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनको ऐसी बीमारी से उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, लेखक सोच रहे हैं। अब उनके बारे में सोचते हैं कि एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने आ जाती है। जब उनके बारे में सोचते हैं तो उनकी जो आकृति होती है, उनके शरीर का रूप उनके सामने आ जाता है कि गोरा रंग, सफ़ेद जाही मारती, भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाएं खोल गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक बताते हैं कि मैं 35 साल से इनके साथ रह रहा था, इनको देख रहा था। जब तक वह इलाहाबाद में थे तब भी, और जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक को जब उनकी मृत्यु होती है तो इस बात का बहुत दुख होता है और उनको याद कर रहे हैं, और उसी याद में ये संस्मरण लिखा है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत से सुनने जैसा है, उसे करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। उनका मानना है कि कर्म के संकल्प से भरना था कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, कि हम एक दूसरे से हंसी मजाक करते थे, गोष्ठियाँ होती थी और बेबाक वे अपनी राय हमारे सामने रख देते थे, और हम सब के बीच में वे एक बड़े भाई के रूप में कार्य करते थे और पुरोहित के जैसे हमारे बीच में खड़े रहते थे। कहते हैं कि मुझे वो बात याद है कि जब मेरे बेटे का जो पहला अन्न उसके मुख में जो डाला गया था वो उन्हीं के द्वारा डाला गया था। उनकी नीली चमकती आँखों का तैरता वात्सल्य मुझे आज भी याद है कि किस ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े रहते थे, कि वो जो थे वो एक देवदार की छाया की तरह नज़र आते थे, कि जिस प्रकार देवदार का जो वृक्ष दूर तक छाया देता है, उसी प्रकार उनका भी जो मिलना जुलना था और सबके ऊपर जो प्यार उमड़ता रहता था वो देवदार के वृक्ष के समान ही था। अब लेखक कहते हैं कि शुरू करें तो कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही थी कि जब हमारे पास आकर रुकती थी, मुस्कुराते हुए उतरते, कि जब वो साइकिल पर दौड़ते हुए हमें नज़र आते थे और जब वो हमारे पास पहुंचते थे तो साइकिल से बिल्कुल हमेशा मुस्कुराते हुए उतरते थे। देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध भी नहीं, कभी भी मैंने उनको क्रोध में नहीं देखा, ना ही कभी आवेश में देखा। हमेशा हमने उनको अगर देखा तो ममता और लबालब से झलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियर के अंतिम वर्ष को छोड़कर वे भारत में सन्यासी बनकर क्यों आए। उनके मन में ऐसी इच्छा क्यों जगी, कि उनका भरा पूरा परिवार था, भाई थे, बहन थी, माता पिता थे, लेकिन उन्होंने भारत आने का ही निर्णय क्यों लिया। कहते हैं कि जब हम उनसे पूछते थे कि आपकी जन्मभूमि कौन सी है, तो कहते थे कि मेरी जो जन्मभूमि है रेम्स चैपल है, लेकिन मैं भारत को ही अपना सब कुछ मानता हूँ। जब उनसे पूछा जाता था कि आपको घर की याद आती है, किसी की याद आती है, तो वे हमेशा अपनी माँ का नाम लेते थे कि माँ की बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में जब उनसे हम इस तरह का प्रश्न करते थे तो वो अपनी माँ की यादों में डूब जाते थे और माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती भी रहती थी। और जब उनसे पूछा जाता था कि आपके देश की आपको याद आती है, तो हमेशा वो यही कहते थे कि मेरा देश तो भारत है और मैं भारत के अंदर हूँ, तो मुझे इसकी क्या याद आनी, तो मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, फिर कहते थे कि हाँ मुझे याद आती है अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल। तो देखो इसमें ये हम प्रश्न बना सकते हैं कि फादर बुल्के की जन्मभूमि कहाँ थी, रेम्स चैपल। और हम उसके बारे में और भी प्रश्न करेंगे जो आगे आते जाएंगे आपके सामने।
अब कहते हैं कि जब हम उसकी माँ का जिक्र करते थे तो कहते थे कि हाँ, मुझे मेरी माँ बहुत याद आती है, और वो अपनी माँ की याद में डूब जाते थे। उसकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर आती रहती थी, और वो चिट्ठियाँ अपने सबसे अजीज़ दोस्त रघुवंश जी को दिखाते भी थे। उनका भाइयों और पिता से तो कोई ख़ास लगाव नहीं था, लेकिन अपनी माँ से उनका अच्छा लगाव था। और एक उनकी बहन थी जो कि बहुत ही सख्त और ज़िद्दी किस्म की थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर उसके बारे में भी एक आध बार सोचते रहते थे, उसकी चिंता करते थे। उनकी चिंता व्यक्त करते हुए हमेशा हमने देखा है। भारत में बस जाने के बाद वे बस 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए होंगे। लेकिन जब उनसे पूछा जाता था कि आप बेल्जियम से भारत क्यों आए, तो वो कहते थे कि पता नहीं मुझे तो क्यों आए। फिर कहते थे लेकिन मैं तो कि बेल्जियम में गए थे, लेकिन कई बार कहते थे कि मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए। फिर कई बार कह देते थे कि प्रभु की इच्छा थी इसीलिए आया। वह बालकों की सरलता सा जवाब दे देते थे, मुस्कुरा कर कहते थे। और कहते थे कि माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। सचमुच इंजीनियर के 3रे वर्ष की पढ़ाई को छोड़कर वे सन्यासी होने चले थे। और जब धर्मगुरु के पास गए थे तो उसने अपनी एक शर्त रखी थी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने, अब उनसे पूछा जाता है कि भारत जाने की ही इच्छा आपके मन में क्यों जगी, तो कह देते हैं कि पता नहीं क्यों जगी, मैं नहीं जानता इस बात को, लेकिन कहते हैं कि मेरी शर्त मान ली गई और मैं भारत में आ गया। पहले जीसेट संघ के 2 पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, और 9-10 वर्ष उन्होंने दार्जिलिंग में भी पढ़ाई की। कलकत्ता से बीए और फिर इलाहाबाद से एमए की। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे, और उन्होंने यहाँ आकर शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा की उत्पत्ति और विकास परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। फादर के मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया गया नील पंछी के नाम से। बाद में वे सेंट जोवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए थे, और वहाँ पर अंग्रेजी हिंदी कोर्स उन्होंने तैयार किया था, और यहाँ पर अपनी 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर भगवान को प्यारे हो गए थे। फादर कामिल बुल के संकल्प से तो सन्यासी थे। कभी कभी लगता था कि लेकिन वो मन से सन्यासी नहीं हैं, क्योंकि जब वो 10 साल के बाद भी मिलने के लिए उनके अंदर गंध महसूस होती रहती थी। जब वे दिल्ली आते थे तो सभी अपने मित्रों से ज़रूर मिल कर जाते थे, समय निकाल कर, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी होता, वे अपना समय निकाल कर सभी से मिल कर जाते थे। चिंता होती थी कि राष्ट्रभाषा, उनको हमेशा ये चिंता होती थी कि राष्ट्रभाषा के रूप में उनको हिंदी देखने की इच्छा होती थी। हर मंच पर वे इसकी तकलीफ बयान करते थे, इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे, और बस इसी एक बात पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा है कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है कि घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ों के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। कि एक उनका इतना अच्छा स्वभाव था कि जब वो किसी से भी मिलते थे तो उसके निजी जो उनका परिवार होता था उसकी दुख तकलीफ़ के बारे में वे जानते थे, कि भाई सबसे बातें करते थे। तो इस बात से माना जाता है कि वे स्वभाव से सन्यासी नहीं थे। सन्यासी ज़रूर बने हुए थे, लेकिन स्वभाव से सन्यासी नहीं थे। अब कहते हैं कि जब वे घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में
उनके मुख से सांत्वना से और जादू से भरे हुए शब्द सुनने को मिलते थे। तो कहते हैं कि आज वह नहीं हैं, दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला, और जब उनका देहांत हो गया है तो उस समय इतनी गाड़ियाँ और इतने आदमी की यहाँ कब्रगाह के आखिरी छोर तक जाकर देखा जाए तो बहुत ही लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ सभी जनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच के गैरिक वसंत पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यपाल और रघुवंश जी भी यहाँ पर आए हुए थे और सभी खामोश यहाँ पर खड़े हुए थे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फादर बुल्के के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रतन और पैदा हों। डॉक्टर सत्येंद्र जी ने अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन का नमन किया है और फिर देह कब्र में उतार दी है। अब इसमें एक ये प्रश्न बनता है कि फादर की उपस्थिति देवदार के जैसी क्यों लगती थी। देवदार के जैसी इसलिए लगती थी कि जिस प्रकार देवदार का वृक्ष बहुत दूर तक छाया देता है, उसी प्रकार से फादर कामिल बुल्के भी सभी के साथ इतना स्नेह रूप से रहते थे, उनके ऊपर अपना प्रेम बरसाते रहते थे कि जिस प्रकार देवदार की छाया दूर तक जाती है, उसी प्रकार लोगों के ऊपर भी उनके छत्र छाया रहती है। फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर कहा जाता है? इस आधार पर कहा जाता है कि उन्होंने भारत में आकर बहुत सी रामकथा का भी उन्होंने रामकथा की उत्पत्ति और विकास के ऊपर भी उन्होंने लिखा और कई हिंदी भाषा की उन्हें इतनी चिंता थी कि वे उसे राष्ट्रीयता का दर्जा दिलवाना चाहते थे और उन्हें बस सिर्फ इसी बात पर झुंझलाते देखा गया था कि क्यों हिंदी से लोग दूर भाग रहे हैं, हिंदी का आदर क्यों नहीं कर रहे। इसी बात पर उनको हमेशा झुंझलाते हुए हमने देखा था। अब देखो, ये एक अगला प्रश्न है कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए कि जिनसे फादर के हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो हिंदी प्रेम कहाँ से प्रकट होता है कि उन्होंने देखो लिखा है कि फादर ने एमए हिंदी से की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध करते हुए उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास किया और यही नहीं, सेंट जोवियर्स कॉलेज रांची में भी वे हिंदी संस्कृत के विभाग अध्यक्ष भी बने। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत ही जोर लगाया और इसकी वकालत की।